हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्लोकर्स एकेडमी में। मैंने पिछले वीडियो में 20 का दांत पाठ का हिंदी अर्थ बताया था। आज के इस वीडियो में जो बचा हुआ हिंदी अर्थ है मैं उसको कवर करूंगा, तो आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहा जा रहा है कि उस रात गिरधर लाल के क्वार्टर से आते हुए मदन के चित्कार से सेनों का आरामदेह स्यानागार गूंज गया। कहने का मतलब ये हुआ कि हमने पिछले वीडियो में आखिरी में पढ़ा था कि सेन साहब जो है गिरधर के को बहुत कुछ सुनाते हैं। गिरधर जो थे वो मदन के पिता थे, तो उनको बहुत कुछ सुनाते हैं और जब ये श्राद्ध के समय में अपने घर जाते हैं तो अपने बेटे को पीटते हैं। गिरधर लाल मदन को पीटते हैं, तो बगल में ही रह रहे हैं, तो उसके पिटाने के बाद चिल्लाने की आवाज़ जो है सेन साहब के आराम शयनगार यानी कि जो जहाँ वो सो रहे थे रात के समय में वहाँ तक गूंज जाता है। तो आराम में खलल पड़ने से कुछ झुंझलाकर पिता सेन ने धर्मपत्नी से बड़ी समझदारी की बात कही। गिरधर खुद समझदार आदमी है, उसकी बीवी ने ही लड़के को बिगाड़ दिया है। मदन की यही दवा है। मेरी तो तबीयत हुई थी कि कमबख्त की खाल उधेड़ दूं। गिरधर ने ऐसी ही कड़ाई जारी रखी तो शायद ठीक हो जाएगा। स्पेयर द रोड एंड स्वाइल द चाइल्ड, यानी यहाँ पे जो अंग्रेजी बोलता है सेन साहब और कहता है अपनी पत्नी से कि मतलब आराम में तो खलल होता है रात के समय में, अब गिरधर अपने बेटे को पीट रहा है मदन को, तो उसके पिटाने की और चिल्लाने की आवाज़ सुन करके अपनी पत्नी से बोल रहा है कि ठीक कर रहा है गिरधर, ऐसे ही मदन को दवा देते रहता तो वो ठीक हो जाता। फिर आगे क्या होता है, तो आगे माता सेन की नींद उचट गई थी। उन्हें मदन की कातर चिल्लाहट से ज्यादा अपने पति की बकबक पर खींच आ रही थी, लेकिन उन्होंने भी अपनी खींच मदन पर ही उतारी। कमबख्त कैसा कौवे की तरह चिल्ला रहा है, भीख मांगा कहीं का, खोखा की बराबरी करता फिरता है। अब ये सेन साहब की जो पत्नी है ना, वो भी अपने पति के आवाज बकबक को सुन करके वो भी खिसिया जाती है, लेकिन अब सारा खींच जो अपने पत्नी पर नहीं उतारती है, किस पे उतारती है, तो मदन पे उतार देती है। उसके चिल्लाने को बोलती है कि कौवे की तरह चिल्ला रहा है, भिखमंगा है, मेरे बेटे की तरह जो है बराबरी कर रहा है। मदन का आंद्र रुदन रुक गया। आंद्र रुदन मतलब कि वो जो रो रहा था चिल्ला चिल्ला करके वो रुक गया। खैरियत थी उसकी सिसकियां सेनों के शयनगार तक नहीं पहुंच सकती थी। मतलब वो धीरे धीरे रो रहा था सिसकी ले लेके, लेकिन सेन साहब के कमरे तक वो आवाज नहीं पहुंच रहा था। तब क्या होता है, लेकिन दूसरे दिन तो बिल्कुल बेढब मामला हो गया। शाम के वक्त खेलता कूदता खोखा बंगले के अहाते की बगल वाली गली में जा निकला। वहां धूल में मदन पड़ोसियों की आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। खोखा ने देखा तो उसकी तबीयत मचल गई। हंस कौवे की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया, लेकिन आदत से लाचार उसने बड़े रोब के साथ मदन से कहा, हमको लट्टू दो, हम भी खेलेंगे। दूसरे लड़कों को कोई खास उर्ज नहीं थी, वे खोखा को अपनी जमात में लेने के फायदों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे, पर उनके अपमानित प्रताड़ित लीडर मदन को यह बात कम मंजूर हो सकती थी। उसने छुटते ही आवाज दिया, अबे भाग जा यहाँ से, बड़ा आया है लट्टू खेलने वाला, है भी लट्टू तेरे, जा अपने बाबा की मोटर पर बैठ। यहाँ पे क्या होता है कि जब मदन पिटा जाता है अपने पिता से, तो दूसरे दिन ये अपने आवारागर्द लड़कों के साथ जो है वो लट्टू नचाता है। तो खोखा भी जो अपने घर से निकल करके बगल वाला जो गली था उसमें चला जाता है। वो भी देखता है कि सभी लोग लट्टू नचा रहे हैं, तो उसको ही मन करता है लट्टू नचाने के लिए। तो जा करके बोलता है खोखा कि मुझे भी लट्टू नचाना है, मुझे भी दीजिए। तो इतना में जो है मदन बोलने लगता है कि जाओ अपने बाबा के मोटर गाड़ी पर बैठो, लट्टू नचाने आया है बड़ा तुम्हारे पास लट्टू भी है, ऐसे बोल करके उसको भगाने का कोशिश करता है। तब इतना देर में कासू तैश में आ गया। तैश में यानी कासू जो गुस्सा में आ गया। वह उसी उम्र में नौकरों पर अपनी बहनों पर हाथ चला देता था, और क्या मजाल कि उसे कोई कुछ कर दे। उसने आओ देखा न ताओ मदन को एक घूंसा रसीद कर दिया मतलब एक घूंसा मार दिया। और कासू का हाथ खुला हुआ था पहले से ही, वो अपने ड्राइवर हो चाहे नौकर हो घर का, चाहे अपनी बहनें हो बड़ी बहनें, उन पे हाथ छोड़ देता था, तो ये तो मदन ही है। तो मदन पे उसको एक घूंसा मार दिया।
उसके बाद चोर गुंडा डाकू होने वाला मदन भी अब कब मानने वाला था। वह झट कासू पर टूट पड़ा। दूसरे लड़के जरा हटकर इस द्वंद्व युद्ध का मजा लेने लगे, लेकिन यह लड़ाई हड्डी और मांस की, बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई थी। अहाते में यही लड़ाई हुई रहती तो कासू शेर हो जाता। कहने का मतलब ये हुआ कि कासू और मदन में लड़ाई हो रहा था तो सभी लोग, इनके मित्र जो है युद्ध को देखने लगे, मतलब इन दोनों की लड़ाई को देखने लगे, लड़ाई छुड़ाने नहीं जा रहे थे। और ये भी कहा जा रहा है कि कुत्ते और पिल्ली के जैसे ये लोग लड़ रहे थे गली में, लेकिन अगर कासू के हाथे में लड़ाई होती ना तो वहां पे कासू शेर बन जाता। कासू शेर बन जाता कहने का मतलब कि वहां उसके पिताजी और माता आ जाते तो मदन को ही दोष देते, लेकिन यहाँ पे तो ये उल्टा हो गया, भारी पड़ गया। तब आगे क्या होता है, आगे होता है कि वहां से तो 1 मिनट बाद ही वह रोता हुआ जान लेकर भाग निकला। महल की झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उसकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेकिन बच्चों को इतनी अक्ल कहाँ, उन्होंने न तो अपने दुर्दमनीय लीडर की मदद की, न अपने माता पिता के मालिक के लाडले की। हाँ, लड़ाई खत्म हो जाने पर तुरंत ही सहमते हुए तितर बितर हो गए। यहाँ क्या होता है कि ये दोनों में करीब लड़ाई होती रही। 1 मिनट बाद जो है वह रोता हुआ जान लेकर भाग निकला। कौन? वो कासू भाग गया। कासू भाग गया तो भाई महल का है, झोपड़ी वाला से लड़ाई किया तो जाहिर सी बात है कि मोहल्ले वाला जीतेगा। लेकिन मोहल्ले के जो बच्चे हो गए उनको भी अक्ल कहाँ है कि वो भी बोले, वो भी अपने लीडर के बारे में नहीं बता पाते हैं, वो भी चुप रहते हैं। लड़ाई इतने में खत्म हो जाती है। अब क्या होता है, मदन घर नहीं लौटा, लेकिन जाता ही क्या है, 8-9 बजे तक इधर उधर मारा मारा फिरता रहा। फिर भूख लगी तो गली के दरवाजे से आहिस्ता आहिस्ता घर में घुसा। अब क्या होता है कि वो अपने पिताजी के मार खाने के डर से जो है घर नहीं जाता है। घर नहीं जाता है तो रात तक गुजारता है बाहर कैसे भी। जब भूख लगता है तो अपने पीछे वाले दरवाजे से घर में घुसता है। उसके लिए मार खाना मामूली बात थी। डर था तो यही कि आज मार और दिनों से भी बुरी होगी। लेकिन उपाय ही क्या था। वह अपने रसोई घर में घुसा। माँ नहीं थी। बगल के सोने वाले कमरे से बातचीत की आवाज़ आ रही थी। उसने इत्मीनान के साथ भरपेट खाना खाया, फिर दरवाजे के पास जाकर अंदर की बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। उसके बाबू गरज तरज नहीं रहे थे। उसकी अम्मा ने कोई बात पूछी जिसे वह ठीक से सुन नहीं सका, तो उसके बाबू ने झलझला कर कहा, अरे भाई बतलाता तो। साहब ने सिर्फ यही कहा, आज से तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, कल से मकान छोड़ देना और अपनी तनख्वाह ऑफिस से ले लेना। मदन के काम की कोई बात नहीं हो रही थी। उसकी सजा की तजवीज़ होती रहती तो सुनने की कोशिश भी करता वह। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मदन जो है जब घर में घुसता है तो रसोई घर में खाना वाना खा लेता है। माँ उसके रसोई घर में नहीं रहती है। माँ जो है बगल के कमरे में बैठ के उसके पिताजी के साथ बात कर रही थी। तो पिताजी जो है गरज नहीं रहे थे। मदन भी सुनता है बात को कि पिताजी क्या बातचीत कर रहे हैं। तो पिताजी बातचीत कर रहे थे कि सेन साहब उसको नौकरी से निकाल दिए हैं और बोलते हैं कि ऑफिस आकर के अपना तनख्वाह ले लेना, ये क्वार्टर जो मैं दिया हूँ, मकान जो दिया हूँ, उसको छोड़ देना। यही बातचीत मदन के पिताजी कर रहे थे। इतने में फिर मदन क्या करता है, वह दबे पांव, मदन क्या करता है कि वह दबे पांव बरामदे में रखी चारपाई की तरफ सोने के लिए चला तो अंधेरे में उसका पैर लोटे से लग गया। लोटे की आवाज सुनकर गिरधर बाहर निकल गया। मदन की अम्मा भी उसके साथ थी। मदन चौंक कर घूमा और मार खाने की तैयारी में आ छाती को अपने हाथों से बांध कर खड़ा हो गया। मदन अक्सर अपने पिता के हाथों पीटता था, बहुत पीटने पर रोता भी था, मगर बहादुरी के साथ। यहाँ क्या होता है कि मदन सोने जाता है तो उसके पैर से लोटा वोटा लग जाता है। अंधेरा रहता है तो लोटा की आवाज आता है, तो आवाज सुन करके इसके पिताजी और माँ जो है बाहर आ जाती है। तो अभी सोचता है कि अब लो मैं अपने पिताजी से मार खाऊंगा। तो इतने में वो खड़ा हो जाता है अपने पिताजी को देख करके। जब खड़ा हो गया तो गिरधर निसहाय निष्ठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ा। मदन ने अपने दांत भींच लिए। गिरधर मदन के बिल्कुल पास आ गया था कि अचानक वह ठिठक गया। उसके चेहरे से नाराजगी का बादल हट गया। उसने लपक कर मदन को हाथों में उठा लिया। मदन हक्का बक्का अपने पिता को देख रहा था। उसे याद नहीं कि उसके पिता ने कब उसे इस तरह प्यार किया था। अगर कभी किया था तो गिरधर उसी
बेपरवाही, उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा, जो किसी के लिए भी नौकरी से निकाले जाने पर ही मुमकिन हो सकता है। शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और तूने तो बेखोखा के दो दांत तोड़ डाले। हा 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 हा। यानी यहाँ क्या होता है कि गिरधर जो है जब अपने बेटे के सामने आता है तो मदन जो है डरा हुआ रहता है। मदन डरा हुआ रहता है तो सोचता है कि मेरे पिताजी अब मुझे मारेंगे। तो पिताजी वो मदन के पास जा करके उसको गोदी में उठा करके प्यार करने लगते हैं। तो मदन सोचता है कि इतना दिनों बाद पिताजी आज मुझे ऐसे प्यार कर रहे हैं। और ऐसे प्यार वो क्यों करते हैं, क्योंकि मदन के पिताजी नौकरी करते हुए जो है वो बोल नहीं पाता है, कुछ कह नहीं पाता था, लेकिन आज इसका बेटा जो है वो कर दिखाया जो ये करना चाहता था। तो इसलिए अपने बेटे को गोदी में उठा करके शाबाशी देता है और कहता है कि वाह बेटा वाह, तूने तो खोखा यानी कि जो कासू था उसके दांत तोड़ डाले। और वो हंसने लगता है। तो इसी पे ये कहानी खत्म हो जाता है और इसी का नाम, पाठ का नाम लेखक नलिन विलोचन शर्मा ने विष का दांत रखा था। तो यह पाठ आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। और अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे नए नए वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।